क्रिश के अचानक ऐसा पूछने पर आशी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसका चेहरा ब्लश करने लगा। आशी को इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर धीरे से क्रिश उसके ऊपर झुका और उसके होठों को अपने होठों में लेकर धीरे से किस करना शुरू कर दिया। क्रिश उससे काफी प्यार से धीरे धीरे किस कर रहा था, क्योंकि आशी के हाथ में गहरा जख्म था। वह उसे किसी भी तरह का दर्द नहीं दे सकता था। लगभग 5 मिनट के बाद क्रिश ने एक बार फिर आशी को अपने करीब किया और प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, इसके आगे का प्रोसेस तुम्हें तकलीफ दे सकता है माय लव, जो मैं नहीं चाहता। तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, ओके। फिर उसकी नाक को हल्का सा टैप करते हुए बोला, जैसे तुम चाहो। इतना कहकर उसने अपनी एक आंख ब्लैंक कर दी और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। क्रिश की बातों का मतलब आशी बहुत अच्छे से समझ गई थी, जिसे समझने के बाद उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। लेकिन क्रिश के प्यार भरे शब्द आशी के दिल की लगभग हर घबराहट और तकलीफ को खत्म कर चुके थे। वह धीरे से अपना एक हाथ क्रिश के सीने पर रखते हुए उसके शोल्डर पर सोए हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली, साइको, मैं सचमुच तुम्हें प्यार करती हूँ और आई प्रॉमिस मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन इस मुस्कान के साथ ही उसके दिल में बहुत दर्द था। अब उसे हर पल यह घबराहट हो रही थी, न जाने क्रिश उसकी सच्चाई जानने के बाद कैसा बिहेव करेगा। कुछ देर बाद देखते ही देखते दोनों एक दूसरे की बाहों में नींद के आगोश में चले गए। वहीं दूसरी तरफ राका और याना बाथरूम में याना का पैर फिसल गया। वह जैसे ही गिरने ही वाली थी कि तभी अचानक ही तेजी दिखाते हुए राका ने उसे उसकी कमर से थाम लिया। याना तो एक पल के लिए पूरी तरह डर गई थी, क्योंकि वह इस वक्त प्रेग्नेंट थी। घबराहट में अचानक ही उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली कि तभी राका के संभालते ही उसके दोनों हाथ अपने आप ही राका के कंधे पर चले गए। पर तभी राका उसके लिए थोड़ा परेशान होते हुए बोला, संभाल कर, तुम ठीक तो हो? तुम्हें क्या जरूरत थी इस तरह बिना देखे चलने की? तुम जानती हो ना, तुम प्रेग्नेंट हो। तुम चलो मेरे साथ। कहते हुए राका ने एक झटके में याना को अपनी गोद में उठा लिया और उसे ब्राइडल स्टाइल में अपनी बाहों में भरे कमरे में लेकर आया। उसने धीरे से ही याना को बिस्तर पर लिटाकर बड़े प्यार से उसके पेट को छूकर उस पर किस करता है। इस वक्त उसकी आंखों में एक बच्चे के लिए पिता का प्यार था और राका की आवाज में अपने बच्चों के लिए चिंता महसूस कर याना भी अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगी। अचानक राका के होठों को अपने पेट पर महसूस कर याना भी एक पल के लिए हिचक उठी कि तभी राका धीरे से उससे अलग होते हुए बोला, आज के बाद संभाल कर चलना, समझी? इतना कहकर वह क्लोजेट रूम की तरफ चला गया। याना को यह तो पता था कि राका अपने बच्चे के लिए बहुत पजेसिव है, लेकिन उसकी धमकी को सुनकर याना को उससे डर नहीं लग रहा था, बल्कि जाने अनजाने उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। कुछ ही देर में राका अपनी लोअर बॉडी पर सिर्फ एक लोअर पहनकर शर्टलेस क्लोजेट रूम से बाहर आया। अब वह सोने के लिए
बिस्तर की तरफ जाने लगा कि तभी याना थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, तुम सो रहे हो, खाना नहीं खाओगे? क्या बात है, मेरी चिंता हो रही है। डोंट वरी, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखो। अपना ख्याल मैं रख सकता हूँ। तुम यह बताओ, तुमने खाना खाया या नहीं? याद रखना, मुझे मेरा बच्चा हेल्दी और फिट चाहिए और उसके लिए तुम्हारा फिट होना जरूरी है। डॉक्टर से कहकर मैंने तुम्हारे लिए एक डाइट चार्ट रेडी करवाया है। अब से तुम उसे ही फॉलो करोगी, समझी? इतना कहकर राका उसके बगल में आकर लेट गया और उसकी बातों को सुनकर याना नाक फुलाकर रह गई। इसके आगे वह कुछ कह नहीं पाई कि तभी अचानक ही उसके पेट में गुड़ुर गुड़ुर होने लगी, जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि राका को साफ सुनाई दे रही थी। इसे सुनकर राका अचानक ही उसकी तरफ देखकर उसे अपनी आंखें दिखाते हुए बोला, क्या तुम्हें भूख लगी है? तुमने अब तक खाना नहीं खाया? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें टाइम पर खाना खाना होगा। तो क्या तुम्हें मेरी वार्निंग याद नहीं? राका के गुस्से भरी आवाज को सुनकर याना ने थोड़ा घबराते हुए बताया, मैंने खाना खाया था, लेकिन मुझे दोबारा भूख लग रही है, शायद प्रेगनेंसी की वजह से। और इतना कहकर वह आगे कुछ नहीं कह पाई। उसकी बात को सुनकर राका को याद आया कि डॉक्टर ने बताया था अब याना को ज्यादा भूख लग सकती है। अब कुछ ही देर बाद राका के कमरे में एक सर्वेंट ने आकर खाने की ट्रॉली दी, जिसे लेने के बाद राका ने कमरे का दरवाजा बंद किया और सभी प्लेट को सोफे के पास वाले टेबल पर अरेंज करने लगा कि तभी याना भी अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। वह जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी कि तभी राका की कर्कश आवाज उसके कानों में गई, रुको, मैं आ रहा हूँ, वरना तुम्हें तो चलने का भी ढंग नहीं है। इतना कहकर वह अपनी जगह से उठकर याना के पास आया और एक झटके में उसे वापस अपनी गोद में उठा लिया। वह अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। तभी याना ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा, मुझे चलना नहीं आता? तो जरा यह बताओ, अभी तो तुमने मुझे उठा लिया, लेकिन बाद का क्या? तुम मुझे जिंदगी भर उठाकर चलने वाले हो क्या? तुम्हारी जिंदगी का पता नहीं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मेरी जिम्मेदारी हो। इसके लिए अगर मुझे जिंदगी भर तुम्हें अपनी बाहों में संभालना पड़े, फिर भी मैं संभाल लूंगा। कहते हुए राका के एक्सप्रेशन और आवाज बिल्कुल स्ट्रेट थी, जिसे सुनकर याना तो बस उसे देखती ही रह गई। उसकी आंखें राका के चेहरे पर ठहर गई थी। न जाने क्यों यह शब्द उसे एक अलग ही एहसास करा रहे थे। अब राका याना को यूं ही अपनी गोद में लिए हुए सोफे पर बैठा। अब उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा कि तभी याना थोड़ा शर्मा गई। वह जल्दी से राका की गोद से उतरने लगी कि तभी राका उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे वापस अपने टेबल पर बिठाते हुए बोला, खबरदार, जो हिलने की कोशिश की, चुपचाप यहीं बैठी रहो, समझी? राका की धमकी एक बार और सुनकर वह चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। अब राका उसे अपने हाथों से खाने की पहली बाइट खिलाता है। आज के बाद तुम इसी तरह मेरे करीब बैठकर खाना खाओगी, क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक यह मेरे बच्चे के लिए अच्छा है। इसलिए आज के बाद
कोई ड्रामा नहीं, कहते हुए राका उसे अपने हाथों से खाने की दूसरी बाइट देता है, जिसे खाते हुए याना को थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अच्छा भी लग रहा था। वह बिना कुछ बोले अपनी तिरछी नजर से राका को देखते हुए खाना खा रही थी, और तभी न जाने क्या सोचकर उसने धीरे से राका से पूछा, क्या तुम खाना नहीं खाओगे? याना के इस सवाल को सुनकर राका उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। क्या तुम सच में चाहती हो मैं खाना खाऊं? तो क्यों ना तुम मुझे अपने हाथों से खिला दो। और राका के मुंह से यह सुनकर याना अचानक ही उसे देखने लगी। उसकी आंखें इस वक्त काफी बड़ी बड़ी हो गई थी, जिससे मानो उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था क्या हुआ, शौक क्यों हो गई। आखिर पति हूं तुम्हारा, गलत काम के लिए नहीं बोल रहा, खिलाने के लिए बोल रहा हूं, इतना तो कर ही सकती हो। और राका के अचानक इस तरह कहे जाने पर याना को तो एकदम से खांसी ही होने लगी, और यह देखकर राका उसे जल्दी से पानी पिलाते हुए बोला, रहने दो, तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। अब वह खाने की एक बाइट फिर से याना के मुंह में डालता है और दूसरी अपने मुंह में डालने ही वाला था कि तभी अचानक ही याना अपने हाथों से खाने की एक बाइट बनाकर उसके मुंह के आगे करती है, जिसे देखकर वह कुछ पल के लिए उन हाथों को देखता ही रह गया। उसने धीरे से अपनी नजर उठाकर याना की तरफ देखा तो याना थोड़ा नर्वस होते हुए अपनी नजर इधर उधर करते हुए बोली, क्या हुआ, अब खाओ ना। याना का अचानक ऐसा करना शायद राका को भी दिल ही दिल में अच्छा लग रहा था। उसके स्ट्रेट फेस पर फिलहाल कोई एक्सप्रेशन नहीं आए। खाने की उस बाइट को राका ने अपने मुंह में लिया, लेकिन न जाने क्या सोचकर धीरे से उसकी उंगली पर काट भी लिया। आह की आवाज के साथ याना अचानक उसकी तरफ देखने लगी कि तभी राका अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए उसे देखते हुए बोला, खाना टेस्टी है और खिलाने वाली भी। और यह सुनते ही याना का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। उसकी इंग्लिश फेयर स्किन पर उसका शर्म से लाल चेहरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसने धीरे से अपनी नजर नीचे कर ली कि तभी राका खाने की अगली बाइट उसके मुंह की तरफ करते हुए बोला, तुम पूरी की पूरी बहुत टेस्टी हो। राका के अचानक इन शब्दों में याना की तो सांस ही अटक गई थी। अब तो उसके कानों में सिर्फ धुआं निकलना ही बाकी था कि तभी उसकी सांसें अचानक ही भारी होने लगी जब उसने राका के हाथों को धीरे से अपने गालों पर प्यार से महसूस किया। वहीं दूसरी तरफ अगली सुबह लगभग 10 बजे क्रिश आशी को अपने साथ अपनी बाहों में लिए हुए बात करने बैठा हुआ था। बाथ टब में इस वक्त गर्म पानी हाफ लेवल तक ही था, क्योंकि आशी की बैंडेज को भीगने से बचाना था। आशी क्रिश के सीने से लिपटे हुए उसके ऊपर थी और बड़े प्यार से अपनी चमचमाती आंखों से क्रिश के चेहरे की तरफ देख रही थी। क्रिश अपनी आंखें बंद किए हुए पीछे की तरफ अपना सर किए रिलैक्स कर रहा था, क्योंकि बाथरूम में खुशबूदार सेंट और पानी में रोज फ्लावर पेटल उस माहौल को एक अलग ही सुकून भरा एहसास करा रहे थे। क्रिश को काफी देर से आशी की नजरों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वह आशी की पीठ को बड़े प्यार से
अपने हाथों से सहलाते हुए बोला, क्या हुआ फायरफ्लाई? तुम इतनी देर से ऐसे क्या देख रही हो? और यह सुनकर आशी बस यूं ही क्रिश को देखते हुए अपनी क्यूट सी वॉइस में बोली, मैं देख रही हूँ साइको, तुम बहुत हैंडसम हो। तुम्हें पता है, मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर मेरा रिश्ता तुम्हारी फैमिली से पहले से ना होता तो शायद तुम कभी मुझे मिल ही नहीं पाते। मैं भी उन लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ का एक हिस्सा होती जो तुम्हें सिर्फ देख सकती। छूने का ख्याल तो सिर्फ ख्वाबों में ही होता। यह सच है ना साइको? अगर मैं बाबा की जिम्मेदारी ना होती तो शायद आज तुम्हारी वाइफ भी ना होती। साइको, एक बात पूछूं, क्या तुम्हें मुझसे शादी करने का रिग्रेट नहीं है? अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम किसी और से शादी करना चाहोगे? और आशी के इन सवालों को सुनकर क्रिश, जो कि अब तक अपनी आंखें बंद किए हुए सुकून की सांस ले रहा था, अचानक ही उसकी पकड़ आशी की कमर पर कस गई। उसने झटके से अपनी आंखें खोल आशी की तरफ देखते हुए कोल्ड वॉइस में पूछा, यह क्या बकवास कर रही हो फायरफ्लाई? यह फालतू की बातें आती कहां से हैं तुम्हारे दिमाग में? मुझे तुमसे शादी करने का रिग्रेट क्यों होगा? इस वक्त क्रिश की आंखों में गुस्सा था, जिसे समझकर आशी ने मासूमियत से अपनी नजर नीचे कर उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए कहा, फालतू की बात नहीं है साइको। मुझे मालूम है मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ जैसी लाइफ पार्टनर तुम्हें चाहिए थी। तुम मुझसे भी बेहतर डिजर्व करते थे। मैं सिर्फ किस्मत का तोहफा हूँ तुम पर। एक जिम्मेदारी हूँ जो जाने अनजाने तुम्हारे गले पड़ गई है। अगर तुम मेरी फैमिली को दिए हुए वादे से न बंधे होते तो शायद मैं भी तुम्हारे आसपास भिन भिनाती मक्खियों की तरह होती, जिन्हें तुम्हारी एक नजर नसीब न होती। लेकिन किस्मत ने मुझे तुम्हारी फायरफ्लाई बना दिया, वरना सच तो यह है कि मैं कहीं से भी तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। थैंक यू साइको, तुमने इतनी कम वक्त में मुझे बहुत सारी खुशियां दी हैं, लेकिन मैं तुम्हें बदले में कुछ नहीं दे पाई। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें हक देना चाहती हूँ साइको। अगर लाइफ में मुझसे कभी कुछ हो जाए या तुम्हें कभी ऐसा लगे कि अब तुम मेरे साथ नहीं निभा सकते, मजबूरी में उठाई हुई यह जिम्मेदारी निभाते निभाते तुम थक गए हो, तो मैं तुम्हें खुद से आजाद होने का हक देती हूँ। और कोशिश करना इस बार तुम किसी वादे में ना फंसो, बल्कि उससे शादी करो जिससे तुम करना चाहते हो, जिससे तुम सचमुच प्यार करो। कहते हुए आशी की आंखें गीली हो रही थी। वह अपनी बातें कहते हुए काफी इमोशनल हो रही थी और उसकी बातों को सुनकर क्रिश को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्रिश ने गुस्से में आशिक के चेहरे को अपने सीने से निकालकर उसके जबड़े को अपने हाथों में दबाते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा तुम? मुझे खुद से आजाद करोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम होती कौन हो मुझे खुद से आजाद करने वाली? कितनी बार कहा तुमसे फालतू की बकवास सोचना और कहना बंद कर दो फायरफ्लाई, लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। आखिर चाहती क्या हो तुम? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यह सोचने की कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और का हो जाऊंगा, किसी और को चाहूंगा या किसी और को अपने करीब भी आने दूंगा। मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब यह नहीं कि तुम बकवास करती जाओगी। आज के बाद अगर एक और शब्द ऐसा कहा
तो गोली मार दूंगा तुम्हें, समझी तुम? जी तो चाहता है अभी और इसी वक्त तुम्हारी वह हालत करूं कि तुम मेरे अंदर अपने लिए उस पागलपन को महसूस करो जो तुम्हारे दिमाग से सारा कचरा निकाल कर बाहर फेंक दे। अगर तुम्हें ये चोट न लगी होती तो मैं बताता तुम्हें कि मेरी सड़क और दीवानगी की हद क्या है। एक बात कान खोलकर सुन लो फायरफ्लाई। हाँ, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, क्योंकि तुम मेरी हो। तुम्हारा और मेरा मिलना हमारी किस्मत में था, क्योंकि तुम मेरी किस्मत से जुड़ी हो। और मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है कि तुम अगर मेरी फैमिली से कनेक्ट ना होती, फिर भी तुम मुझसे कनेक्ट होती, क्योंकि फाइनली तुम्हें मेरा ही होना होता, समझी? तुम क्रिश आशी को झट से अपने सीने से लगाकर उसे कसकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम मेरी हो फायरफ्लाई, सिर्फ मेरी, और मैं सिर्फ तुम्हारा। साइको अपने साइको को सचमुच साइको बनने के लिए मजबूर मत करो, समझी? आज के बाद ऐसा कुछ भी मत कहना जिसे मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे होते हुए तो कभी नहीं। और इन शब्दों को कहते हुए क्रिश की आंखों में एक अलग ही बेचैनी थी। उसने आशी को बहुत जोर से अपने सीने से लगा रखा था, जैसे मानो कोई उसे उससे छीन कर ले जाएगा। आशी का लगभग अब दम घुटने वाला ही था। उसका हाथ भी क्रिश की दीवानगी के कारण थोड़ा हिल गया था, जिसका अंदाजा शायद क्रिश को भी नहीं था, जिससे आशी को दर्द हो रहा था। लेकिन क्रिश की दीवानगी को महसूस कर आशी अपने दर्द को भूलकर चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाती है। लेकिन अब आशी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके दिल की उसने दिल ही दिल में अपने आप से कहा, काश यह सच होता साइको, काश हम जिंदगी भर एक साथ रहते, काश मैं सचमुच तुम्हारा प्यार होती। लेकिन न जाने क्यों अब मुझे यह सब बहुत मुश्किल लग रहा है। मेरी मंजिल बहुत मुश्किल है। तुमने अपनी जिम्मेदारी को अपनी मोहब्बत समझ लिया है, लेकिन मैं सच बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ साइको, मोहब्बत नहीं, क्योंकि हम दोनों बहुत अलग हैं। तुमने मेरे दर्द भरे रास्तों को अपनी मंजिल समझा है, लेकिन मैं तुम्हें अपने दर्द भरे रास्ते पर चलने नहीं दूंगी। यह मेरी लड़ाई है साइको, जिससे मुझे खुद लड़ना होगा। मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि तुम्हारा यह प्यार मेरी सच्चाई जानने के बाद कहीं फीका न पड़ जाए। न जाने मेरी सच्चाई का सामना तुम कैसे करोगे। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कोई फायरफ्लाई नहीं, बल्कि आने वाला ज्वाला है। मैं एक चलती फिरती दवाई हूँ। पहले मैंने अपने माँ बाप और भाई को तबाह किया। मेरी बदकिस्मती की वजह से उनकी जान चली गई, लेकिन इस बार मेरी तबाही का शिकार तुम नहीं बनोगे। मेरी मनहूसियत तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि मेरे दुश्मनों पर काम करेगी। मैंने सबको खो दिया साइको, तुम्हें नहीं खोना चाहती। इससे पहले कि मैं अपनी लपेट में तुम्हें जला दूं, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। मैंने आज तक तुमसे बहुत सारे झूठ बोले साइको, लेकिन इन सारे झूठ में सिर्फ एक सच था। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। कहते हुए आशी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। न जाने उसके दिल में क्या चल रहा था कि तभी क्रिश धीरे से उसके चेहरे को अपने सीने से निकालकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक बात याद रखना फायरफ्लाई, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ अपने साइको की। तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, समझी?
और क्रिश की बातों को सुनकर आशी धीरे से हाँ में सर हिलाती है। हाँ साइको, मेरे और तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा। आशी सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ अपने साइको की। आशी की बात सुनकर क्रिश धीरे से उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करना शुरू कर दिया। अब दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगे। कुछ देर बाद क्रिश उसे अपनी बाहों में लेकर क्लोजेट रूम में आया। दोस्तों, कहानी बहुत ही है दिलचस्प मोड़ पर और कहानी से आप लोग जुड़े रहिए। ज्यादा से ज्यादा इस कहानी को शेयर कीजिए। कहानी अच्छी लग रही है अगर आपको, तो प्लीज कहानी को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके जरूर भेजिए। दोस्तों, क्या आशी की सच्चाई जानने के बाद क्रिश और आशी हो जाएंगे अलग? आखिर क्या राज है आशी की सच्चाई का? इस राज को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस कहानी की तरह हमारी और भी कहानी को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।